हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं संविधान की श्रृंखला में। दूसरे पार्ट में चलते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1837 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1873 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो ये ईसाई मिशनरियों, जैसे पिछली वीडियो हम पढ़ा भी चुके हैं आपको, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। पहली जब बात तो ये कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कोई सा एग्जाम आप दीजिएगा, अगर यहां से प्रश्न आया इससे बाहर चला गया तो फिर आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कोई सा एग्जाम आप दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसमें क्या छोड़ दिया गया? चाय और चीन के साथ, चाय व चीन के साथ जो व्यापार है, चीन के साथ व्यापार, इसको छोड़ दिया गया था। इसको कब समाप्त किया गया? इसको समाप्त किया 1837 के। मतलब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्या इसमें किया गया? इसमें विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। किसको? लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया, ठीक है। और इसने क्या किया? इसने 1834 में क्या किया भैया? विधि आयोग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विधि आयोग की स्थापना की। आज़ादी के बाद जो विधि आयोग बना, वो MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बना। 1955 में बना था। ये कब बना था? 1955 में। MC सीतलवाड़ जो थे वो पहले महान्यायवादी थे। क्या थे? पहले महान्यायवादी थे। बात क्लियर है? तो इतना काम यहाँ पे हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था मेरे भाई? तो यहाँ पे विधि निर्माण के लिए जो 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो क्या 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई? विधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ, ठीक है। और ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इसमें जो विधि सदस्य था उसको गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया। मतलब विधि सदस्य परिषद का पूर्ण सदस्य बना, पूर्ण सदस्य मान लिया गया। ये काम हुआ। और मेरे भाई, और ये अंतिम चार्टर था। क्या था? अंतिम चार्टर एक्ट था ये 1853 का। तो इसमें 1873 का चार्टर एक्ट कुछ आया नहीं था, चूंकि ये अंतिम चार्टर एक्ट यही था। तो अब देखिए इसमें अगर जो प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो क्या है? ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर, तो जब छोड़ने की बात है तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1935, ऑप्शन नंबर डी 1947। पहली बात तो ये भारत सरकार अधिनियम 1947 कोई था नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब इसके विषय में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, जैसे यहाँ पे आया था एक, आप नाम सुने होंगे, मार्ले मिंटो एक्ट। क्या था? मार्ले मिंटो एक्ट आया था। ये किस लिए आया था? तो मुसलमानों का, जो मुसलमान थे, मुसलमानों का पृथक निर्वाचन इसमें किया गया था, ठीक है। मुसलमानों का पृथक निर्वाचन कर दिया गया कि इसमें अब ये फूट डालो राज करो जो नीति थी ये कर दिया गया, ठीक है। अब इसके साथ 1919 पे आते हैं तो इसमें ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार। इसमें क्या हुआ भैया, तो इसमें जो है सिखों, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, क्या आंग्ल भारतीय के लिए पृथक निर्वाचन, वही जो ऊपर मुसलमानों के लिए लागू था उसको थोड़ा सा विस्तार दिया गया और यहाँ पे पृथक निर्वाचन की बात की गई। किसकी बात, पृथक निर्वाचन की बात की गई, ठीक है। और क्या हुआ भैया, तो और हुआ केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका, क्या केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। और क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, क्या प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। फिर उसका तो 1935 पे आते हैं। तो इसमें पहली बात तो यही जान लीजिए कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त। अब ये समाप्त हो गई तो अब केंद्र में लागू की गई, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इससे बाहर शायद ही कुछ है जो कि इस पे हमने काम किया है ना अच्छे से। तो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना। और क्या हुआ, भारत परिषद का अंत, जिसमें सदस्य शामिल है, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो ये यहाँ पे अब पूछा गया संघीय शासन की व्यवस्था, तो भैया संघीय शासन की व्यवस्था जो है ये 1935 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न लेते भैया, क्या है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी जो है ए.बी. अलेक्जेंडर। तो भैया कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी रख लीजिए। भारत कब आया, तो भारत आया आपका, ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को, है ना। प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव कब दिया, तो ये दिया आपका जो है 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को प्रस्ताव दिया। उस वक्त जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे तो कौन था, क्लेमेंट एटली था। बात क्लियर है। उसके बाद ये जो आयोग गठित हुए थे 3 सदस्यीय था, कैसा था, 3 सदस्यीय आयोग था। बात क्लियर, 3 सदस्यीय आयोग था। तो भैया जब 3 सदस्यीय था तो कौन कौन इसमें थे, पहले नंबर पे तो कौन थे, पैथिक लॉरेंस, क्या पैथिक लॉरेंस जो है इसके सदस्य थे। दूसरे सदस्य कौन थे भैया, तो दूसरे सदस्य के रूप में जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे, क्रिप्स थे। और तीसरा जो सदस्य था वो था ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन था, ए.बी. अलेक्जेंडर था, ए.बी. अलेक्जेंडर था, ठीक है। अब इसमें जो प्रस्ताव इन्होंने दिया था तो संविधान सभा का प्रारूप दिया, क्या दिया, संविधान सभा का प्रारूप दिया। प्रारूप क्या था भैया, पहली बात ये संविधान सभा जो है इसमें सदस्य कितने होंगे, 389 सदस्य होंगे कुल। तो 389 में जो है जो 296 होंगे ये निर्वाचित होंगे, क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। लेकिन जो और 93 बच रहे हैं वो 93 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे, ठीक है, मनोनीत होंगे। अब ये जो निर्वाचित हो रहे हैं इनका निर्वाचन कैसे होगा, तो जो निर्वाचन है ये किस प्रकार का होगा, अगर इसके विषय में जैसे इन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उसके जानते हैं, तो निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। तो अब इस निर्वाचन में जो है जो कितने लोगों पे एक सदस्य चुना जाएगा, तो 10 लाख लोगों पर, कितने लोगों पर, 10 लाख लोगों पर ये सदस्य चुना जाएगा। 10 लाख लोगों पर जो है ये एक सदस्य चुना जाएगा, ठीक है। इतनी बात कैबिनेट मिशन के बारे में थी। आया कब, 24 मार्च 1946 को आया। प्रस्ताव कब दिया, 16 मई 1946 को दिया।
क्लेमेंट ओटली उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 3 सदस्य कौन से? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा का प्रारूप दिया उन्होंने, 389 सदस्य उसमें थे, 296 निर्वाचित, 93 मनोनीत, और इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से इनके निर्वाचन होगा। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाएगा। तो भैया स्टेफर्ड क्रिप्स भी है इसमें शामिल, ये भी गलत, ये भी गलत। जो वुड है, विलियम वुड, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। देखो भैया, अगर हम संविधान सभा की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम इसकी केवल बात करें संविधान सभा, तो इसकी जो प्रथम बैठक थी, क्या प्रथम जो बैठक थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद जो दूसरी बैठक 11 तारीख को हुई थी, 11 दिसंबर को, इसमें अस्थाई अध्यक्ष, क्या अस्थाई अध्यक्ष, ये अस्थाई थे। इसमें जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। और इसी में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो बाद में जो आज की प्रस्तावना है उद्देशिका है वो बन गया उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, अब इसी को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा ये प्रस्ताव जो था उसको स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया गया। तो भैया अब इसमें 22 जनवरी 1947 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी के मुंशी, ऑप्शन डी। देखिए अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति कितने सदस्यों की थी? तो भैया ये 6 सदस्यीय थी और एक अध्यक्ष थे इसमें। के मुंशी जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे के मुंशी साहब। राजेंद्र प्रसाद के विषय में जानिए तो राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भैया ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो BN राव इसमें क्या है? BN राव आपके राइट आंसर है। बात क्लियर है? इनका अगर कभी भी पूरा नाम पूछा जाता है तो इनका जो नाम है मेरे भाई वो है आपका बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा राव ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे और प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये जो है न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या थे? ये न्यायाधीश थे। क्या थे? न्यायाधीश थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए BN राव। अगला क्या है? निम्न में कौन सम्मिलित नहीं, सुमेलित, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बताओ भैया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 54 भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन, ऑप्शन सी 164 मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ऑप्शन डी 155 राज्य विधानसभा और उसकी संरचना। बताओ भैया इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए अगर कोई सोच रहा हो तो वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो 54 है उसमें अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति निर्वाचन की बात है, सही है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो गठन अनुच्छेद 75 में है, अनुच्छेद 164 में ये भी सही है आपका। अनुच्छेद 155 की बात करें ना मेरे भाई तो यहाँ पे किसकी है? राज्यपाल की नियुक्ति है। क्या है? यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति है। क्या मेरे भाई? राज्यपाल की नियुक्ति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी देखें तो इसमें सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या भैया? जिसमें कहा गया इनमें से कौन सा अनुसूचित नहीं कौन सी अनुसूची सुमेलित नहीं है?
तो ऑप्शन ए चतुर्थ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ऑप्शन बी छठी जनजाति क्षेत्र, ऑप्शन सी अष्टम भाषा, नवमम दल बदल। अब देखिए अगर एक तरफ से हम आपको पूरी अनुसूची याद कराएं, अनुसूची कितनी है 12 अनुसूची है, ठीक है 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची पहले उसमें जोड़िए तो आप 8 याद कर लीजिए। क्या इसे याद करेंगे, रा वे स रा जा जन स भा भू भू द प न। ये आपके इसको देखें तो हम ये 12 अनुसूची इसको हम आपको रटा देंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रिक आपको बीच बीच में मिल जाएंगे, पढ़ाएंगे तो आपको मिलते रहेंगे। जैसे इसमें रा पहले अनुसूची में क्या है तो राज्य के बारे में है, दूसरे में क्या है तो वेतन, वेतन जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन, उसके बाद क्या इसमें शपथ है, जो मंत्री और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लेते हैं शपथ की बात है। उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद जनजाति क्षेत्र के लिए प्रशासन, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, क्षेत्र के प्रशासन की बात है, सॉरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित इसमें जनजाति है, इसमें जनजाति है, अनुसूचित जाति के क्षेत्र के प्रशासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में कहा गया है। इसमें जनजाति, जनजाति कहाँ के तो अमे मित्री याद कर लीजिए, अमे मित्री, अमे मित्री है ना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ की जनजाति के बारे में। इसमें स से क्या हो जाएगा सूची हो जाएगा, क्या हो जाएगा सूची, भ से क्या भाषा। फिर यहाँ से भूमि सुधार के लिए जो बात हुई थी, भूमि सुधार कहा गया अगर सरकार जमीन का अधिग्रहण करती तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे। फिर इसमें क्या कहा गया दल बदल, दल बदल में क्या आ गया भैया 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया। हालांकि जो उसके बाद इसमें कहा गया कि साहब अगर 1/3 सदस्य से ज़्यादा जो है जाते हैं तो वो उनको दल बदल नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो है पंचायत की बात हुई, पूछा जाता पंचायत में कितने विषय हैं तो इसमें आपके कुल 29 विषय हैं, कितने 29 हैं। उसके बाद नगर पालिका, नगर पालिका की बात है तो नगर पालिका में कितने 18 विषय। जो पंचायत है 73वां संविधान संशोधन, और जो नगर पालिका है ये भी ये 74वां, ये कब हुआ 1993, और ये कब हुआ ये भी 1993 में लागू हुआ, लेकिन एक 93 में लागू हुआ और एक 94 में लागू हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम भूमि सुधार के बारे में तो भूमि सुधार जो है ये पहली संविधान संशोधन के द्वारा जो है लाया गया था। पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार जो है पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब आया था तो 1951 में आया था। कब आया था 1951 में आया था। बात क्लियर है। तो इतनी सारी चीज़ें थी। तो इसमें देखा अगर देखिए तो चतुर्थ में जैसे अब यहाँ पे अगर आप नंबरिंग कर लें तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो भैया तो चतुर्थ में राज्यसभा है, चतुर्थ कहाँ गया राज्यसभा, बात क्लियर है। छठे में जनजाति क्षेत्र है तो क्लियर है। अष्टम में भाषा है, छठा सप्तम आठवां भाषा हो गया। नवम में दल बदल है, नवम में क्या है भूमि सुधार है, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे दल बदल नहीं क्या होगा भूमि सुधार होगा। क्या होगा भूमि सुधार होगा। दल बदल किस में है 10वें में है, 10वां अनुसूची में है। कब आई 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्या भैया निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नवीन सूची, ऑप्शन सी संविधान प्रस्तावना, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी इस पर चर्चा हुई है। अभी चर्चा का मतलब ये है कि जैसे धर्मनिरपेक्ष की बात करें अगर तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष नहीं, इसको हटाकर क्या कर दिया गया, इसको हटाकर पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। और अगर इसकी बात है तो कहाँ पे संशोधन प्रस्तावना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब कल्याणकारी राज्य की बात अगर हम करनी है तो आपको DPSP क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद
क्या अनुच्छेद 38 पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, किसके लिए? लोक कल्याण, यहाँ पे आया लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या राज्य जो है कार्य करेगा। तो लोक कल्याण, यहाँ लोक कल्याण से तात्पर्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं भैया 10वां नंबर। 10वां क्या है कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। अब आते हैं राजकीय चिन्ह। क्या राजकीय चिन्ह हमारा है क्या? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, ये हमारे लिए बड़ा फेवरेट है। आपके लिए भी होना चाहिए। सारनाथ अशोक स्तंभ जो है ये राजकीय चिन्ह है। इसको अपनाया कब गया था मेरे भाई? तो इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अब देखिए अभी ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? 26 जनवरी 1950 है कहीं? 26 जनवरी 1948 लिखा गया है। तो अब यहाँ पे 26 जनवरी 1950 होगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ये तो है ही है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए, जैसे यहाँ पे अभी पूछ लिया आपसे कि राष्ट्रीय, जैसे अब यहाँ पे और थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे अब यहाँ बात हो ही गई है तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लीजिए। क्या राष्ट्रीय ध्वज के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। इसमें 24 तीलियां हैं। क्या 24 तीलियां हैं। इसका जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, किसका? चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3 का है, 2:3 का है। और इसका निर्माण कौन किया था? पिंगली वेंकैया निर्माण की थी। कौन? पिंगली वेंकैया निर्माण इसका की थी। ठीक है, अब अगर राष्ट्रगान पे आते हैं, जैसे राष्ट्रगान की बात हो जाती कभी कभी, तो राष्ट्रगान को जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, वही राष्ट्रगान मतलब क्या? अब ये ना कहिए कि राष्ट्रगान करना मतलब जनगण मन होता है। जो गायन अवधि है, क्या गायन अवधि वो कितनी है? तो 52 सेकेंड है ना। पहली बार कब गाया? पहली बार कब गाया गया? तो पहली बार जो है ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में। कहाँ? कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और ये कौन राष्ट्रगान जो है कौन लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर भैया इसको लिखे हैं। और कहाँ पे वर्णित है? तो गीतांजलि उनकी पुस्तक है। का गीतांजलि उनकी पुस्तक है, उसी में वर्णित है। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। हम वहाँ गलती बता रहे थे आपको। ठीक है, 11 नंबर बताओ भैया। 11 नंबर में क्या है? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 30वें संविधान, 32वें संविधान, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 35वें संविधान संशोधन। बताओ भैया इसका क्या होगा? 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या आता है? जैसे अगर जब यहाँ पे आ ही गया है तो 30वें के तहत क्या है? जैसे अब 30वां है ना, 30वां संविधान संशोधन, 32वां है, 42वां है, आपको पता है। ऐसे इसमें अगर देखा जाए 35वां संविधान संशोधन जो है इसके अंतर्गत ये राइट आंसर आपका। 42वां संविधान संशोधन ऐसा कुछ सिक्किम को मिलाया नहीं गया था, है ना। 35वें मिलाया गया था। 35वें में जो है पूर्ण राज्य के तहत नहीं मिलाया गया था। 35वें के अंतर्गत क्या कहा गया? एक संयुक्त राज्य। जब सिक्किम जो है मिलने के लिए तैयार हुआ तो हमने बताया इससे कि जैसे ये कहा कि मान लीजिए आपने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो हमारी सभ्यता संस्कृति को आपने खत्म करने का प्रयास किया, तो भारत ने कहा कि भैया हम 35वां संविधान संशोधन कर दे रहे हैं, आप एक बार जुड़ के देख लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ भारत साथ हमारी सभ्यता संस्कृति नष्ट नहीं होगी, सारी चीजें प्रॉपर वे में रहेंगी, तो आप हमारे साथ बनिएगा तो हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। तो ये 1 साल तक रहे। तो उसके बाद 1975 में जो है 35वां संविधान संशोधन हुआ। क्या? 35वां संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत जो है सिक्किम 22वां राज्य बन गया। 22वां राज्य सिक्किम बना। क्या बना? 22वां राज्य सिक्किम बन गया। तो ये 22वां इसको समय दिया गया। 1974 में ये हुआ, 75 में ये हुआ। तो ये सारी चीजें थी। तो भारत का राज्य क्या बना? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला ले लेते हैं। 12 नंबर क्या भैया? निम्न में से किस को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है?
भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालयों को। बताओ भैया इसका राइट आंसर, ये तो हमको लगता है किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल, जैसे मौलिक अधिकार आप अनुच्छेद 13 पढ़े होंगे, क्या अनुच्छेद 13 पढ़े होंगे। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि विधि, जैसे कोई भी इसमें 4-5, जैसे अनुच्छेद 13 जब हम आपको पढ़ाएंगे 4-5 सिद्धांत आए हैं, तो वो सारे सिद्धांत, तो इसमें अनुच्छेद 13 के तहत पावर दी जाती है। किसको पावर है? ये जो न्यायालय हैं, किसको? जो सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट हैं। जैसे आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये कहाँ से मिलते हैं? अनुच्छेद 13 से ये शक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें अगर मौलिक अधिकार का जैसे कोई नियम कानून बनाए जाते हैं जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं या उससे असंगत होते हैं, तो वो विधि शून्य मानी जाती है ना। तो अनुच्छेद 13 में बात कही गई है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बताओ भैया निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, शरण पाने का अधिकार या एकांतता का अधिकार? बताओ भैया। पहले तो अनुच्छेद 19 पढ़ लीजिए आप, अनुच्छेद 19 आप पूरा पढ़ लीजिए। तो उसमें ए में क्या है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। समझिएगा, अभी इसको अनुच्छेद 19 याद करा देंगे। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। उसके बाद बी में क्या भैया? बी में है सॉरी ऑप्शन नंबर ये बी है, सॉरी। ए में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन। ऑप्शन सी में क्या रहेगा? जो सी पार्ट है, सी में है संगम या संघ बनाना। क्या? संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगम या संघ। उसके बाद ऑप्शन वो डी नंबर आता है। डी में क्या है? अबाध रूप से संचरण, भारत में अबाध संचरण, भारत में अबाध संचरण। और उसके बाद ई में क्या कहा गया है? निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं? निवास करने की स्वतंत्रता मिल गई है। उसके बाद एफ में क्या है? एफ में जो भूमि के लिए अधिकार था उसको क्या किया गया? विलुप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 300A में रखा गया, विधिक अधिकार, नहीं तो पहले मूल अधिकार हुआ करता था। उसके बाद जी में क्या है? व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार। अब इसको याद कराना, अगर व्यवसाय करने का अधिकार, देखिए पहले तो आप अगर जिसे छोट भैया टाइप के नेता हैं तो पहले वाक और व्यक्ति करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे। उसके बाद आप सम्मेलन करेंगे छोटा सा कि हाँ, जिसे आप ऐसे समझिए कुछ दिन पहले भी नई पार्टी गठन हुआ था राजा भैया के, तो उन्होंने क्या कहा था? पहले कहा कि हम लोगों से संवाद किए कि पार्टी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, उन्होंने कहा बननी चाहिए। तो उन्होंने क्या लखनऊ में सबको सम्मेलन करने के लिए बुलाया, ठीक है। और सम्मेलन में सबने कहा कि भैया ऐसा है एक पार्टी बनाई, तो उन्होंने जनता दल का गठन कर लिया, संघ बना लिया। अब उसमें अब बन गया संघ, तो अबाध रूप से भारत संचरण करेंगे। और अगर संचरण करने जाएंगे कहीं रात हो जाएगी तो निवास करने की भी उनको व्यवस्था होनी चाहिए। जो जमीन खरीदने का अधिकार था खत्म कर दिया गया, बेटा जमीन नहीं खरीद सकते आप। ऑप्शन डी, जब सब पैसा खत्म हो गया तो भिखमंगा बने घूमो, तो व्यवसाय करने का अधिकार दे दिया गया। अब ऐसे समझिए आप, मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी लड़की या किसी लड़के से आपको बात करनी है तो आप पहले क्या करेंगे? वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी खोजेंगे। उसके बाद कहेंगे चलो यार कहीं मिला जाए, शांतिपूर्ण मिला जाए, कहीं भी मुलाकात होगी। उसके बाद जो है आप कहेंगे हम तुमसे शादी करेंगे, है ना, संघ बनाएंगे, दोनों मिल करके जो है शादी करेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए आपने शादी करने का उसको प्रस्ताव दिया, और उसके बाद सी में प्रस्ताव दिया आपने, डी में कहा घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या किए? भाग गए, अबाध रूप संचरण कर लिए। लेकिन अब जाहिर सी बात भागेंगे, कहीं जाकर रुकेंगे ही, तो ऑप्शन ए में कहीं ना कहीं जाके निवास करेंगे। अब निवास किए, पैसे से लेके भागे घर से, लेकिन अब ये जमीन खरीद नहीं सकते आप, तो कमरा लेके रह रहे हैं। तो कमरा लेते टाइम जो है कुछ टाइम बाद आपका पैसा जो खत्म हो जाएगा। तो जब पैसा खत्म हो जाएगा तो व्यवसाय करने का अधिकार आपको प्राप्त है, तो आप व्यवसाय शुरू कर दीजिए, मूंगफली बेचिए, पकौड़ा तलिए, है ना। तो ये आपका अनुच्छेद 19 ऐसे है, मतलब आपके लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इसमें आइए एकांतता के अधिकार के आते हैं।
जैसे एकांतता का जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 21 में भी प्राप्त है। और जैसे जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप भारत में आवास संचरण करेंगे तो आप डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, एकांत आपको मिल सकता है, तो डी इसमें हो गया। तब ये कह रहा है अनुच्छेद 19(1) का डी को अनुच्छेद 1 के साथ मिलाकर पढ़ने पर क्या एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है कि आप कहीं भी जाकर के विचरण कर सकते हैं, एकांत रूप से रह सकते हैं। जब अनुच्छेद 19 पढ़ाऊंगा कभी, मतलब कम से कम 1 से 1.5 घंटे पढ़ाना पड़ेगा इसको, तब आपके जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अभी हाल ही में इस पर मामला आया था, कौन सा? पुट्टास्वामी मामला। क्या? 1 मिनट, क्या आया था मेरे भाई? अभी पुट्टास्वामी का मामला आया था। पुट्टास्वामी, एकांतता का अधिकार जो था, पुट्टास्वामी मामला था। अभी ये लोग, जिसे सरकार ने ये कहा कि आप जो नागरिक हैं या जो नागरिक नहीं है, दोनों को अधिकार देने में समस्या हो जाएगी। अगर उनको, जिसे मान लीजिए वो विदेशी है, उसके बारे में पूछताछ करना चाहे, कुछ करना चाहे, नहीं कर सकते, एकांतता का अधिकार का अधिकार हमको मिला हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात, सही है, क्योंकि जो नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त अधिकार ये कहाँ कहाँ है? एक तो 15 में है, दूसरा 16 में है, 15, 16, 19, 29 और 30। तो सबने कहा कि भाई अनुच्छेद 21 के तहत इसको बना दीजिए, तो कहा ठीक है, बनाएंगे नहीं, अनुच्छेद 19 का जो डी है उसके साथ अनुच्छेद 21(a) को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी इसका क्या सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ भैया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालकीय प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। बताओ भैया, पहली बात तो ये कि महाभियोग की बात कही कहाँ गई है? तो महाभियोग कहा गया है अनुच्छेद 61 में। बात क्लियर है? आधार क्या होगा? किसकी बात करें? अगर आधार की बात करें तो संविधान का उल्लंघन, एक ही मात्र आधार है, संविधान का उल्लंघन। और ये अगर पूछा जाए महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है, तो दोनों सदनों, कहीं भी, दोनों सदनों में कहीं भी। ठीक है, अब देखिए, अब आरोप जिसे मान लीजिए ला तो सकते हैं आप, लेकिन ये आरोप जिस सदन में लाएंगे 1/4 सदस्यों का पहली बात तो हस्ताक्षर हो, तब तो ये आएगा। अब ये आ गया तो 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। और इस सूचना देने के बाद जिस सदन में लाया गया उस सदन के 2/3 सदस्य, और उसके बाद जो प्रवर समिति बनाई गई है, प्रवर समिति बनाई गई उसकी जांच के बाद जो दूसरा सदन होगा उसके 2/3 सदस्यों द्वारा अगर पारित होगा तो फिर ये इन पर महाभियोग चलाया जाएगा। और यह कैसी प्रक्रिया है? यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है मेरे दोस्त। बात क्लियर है? तो अब इसमें पहली बात तो अर्धन्यायिक हो गया। अब इसमें शामिल कौन होगा? तो वो होता ना कि सुख के सब साथी दुख में न कोय। तो जब राष्ट्रपति को चुनना होता है, जैसे अब इसमें पहली बात तो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों हो जाएंगे। जब निर्वाचन की बात है, मनोनीत नहीं होते हैं साथ में, ये अवसरवादी होते हैं, लेकिन जब इनको हटाने की बात है तो तुरंत साथ आ जाते हैं। बात क्लियर है? धोखेबाजों में रह के धोखेबाज हो गए, तो ये धोखेबाज टाइप के लोग जो मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें भाग लेते हैं इनको महाभियोग लगाने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। हाँ, तो इसमें आप जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्या पूछा गया भैया? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, संसद को, मंत्री परिषद को। बताओ भैया, लोक निधि का अभिभावक। तो भैया सबसे पहली बात जो है, इसका जो राइट आंसर है वो तो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। बात क्लियर है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा कैग के बारे में जान लेते हैं कि कैग आया कैसे। तो भैया 1858 में जो है महालेखाकार नाम से एक पद सृजित किया गया। क्या? महालेखाकार नाम से एक पद सृजित किया गया। उसके बाद 1866 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया। क्या? नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसका नाम किया गया, जिसको बदल करके 1919 में जो है 1800
66 में, सॉरी 1884 की बात फिर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नाम बदला गया। किसका? अब इसका नाम जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक था, इसका नाम क्या कर दिया गया? भारत का कैग, मतलब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। फिर उसके बाद 1919 में क्या हुआ मेरे भाई? 1919 में हुआ ये कि वैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्या? वैधानिक दर्जा दिया गया और सरकार से मुक्त किया गया। क्या? सरकार से मुक्त कर दिया गया 1919 में। उसके बाद क्या हुआ? 1919 में जो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो इसमें कोई मतलब व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, जो व्यवस्था चली थी वैसे चली, बल्कि 1958 में और इसको जोड़ दिया गया। क्या? इसमें जो है जे और के, जम्मू और कश्मीर को शामिल कर लिया गया इसके अंडर में। जम्मू कश्मीर को शामिल करें भैया, इसमें ये भी शामिल रहेंगे। अब इसका वर्णन कहाँ है? तो 148 में कैग के बारे में कहा गया है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इनकी शपथ वही दिलवाएगा, जो सेवा की शर्तें, मतलब इनको हटाने का काम भी वही जो है या तो संसद अनुमोदन करे या फिर राष्ट्रपति अपने मन से इनको हटा सकता है। तो 148 में हो गया। 149 में क्या होता भैया? इनके कर्तव्य और शक्ति, ये जो भी ऑडिट करेंगे, ये जो भी चीजें ऑडिट करेंगे, ये राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे और किन्हीं रख सकते हैं। उसके बाद 148, 149, फिर 150 पे आते हैं। तो इनका काम क्या है? जो 150 में क्या कार्य बताया गया? कार्य इनका क्या है? संघ व राज्य के का जो लेखा जोखा है, जो खातों की लेखा जोखा है, उसको कर दें 150 के तहत। और उसके बाद जो है 151 में कहा गया कि जो भी जानकारी इनको प्राप्त है, ये कहाँ रखेंगे? राष्ट्रपति के पास लेके जाएंगे, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करेगा? संबंधित सदन में उसको रखेगा। बात क्लियर है? अगर इनकी नियुक्ति होगी तो या तो 6 वर्ष अपने पद पे रहेंगे, नहीं तो 65 साल अपने उस पे रहेंगे पद पे। ठीक है, चलिए। अब इनके पास एक और पावर होती है, इनके पास जो है एक और पावर कौन सी होती है? इनके पास जो है लोक लेखा समिति। क्या? लोक लेखा समिति की अगर बैठक है, समिति की बैठक में भाग ले सकता है, लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता भैया ये। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला लेते हैं, 16 नंबर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, बीबी गिरी, हुकुम सिंह या बीडी जत्ती? बताओ भैया इसका क्या होगा, इसमें क्या सही है? जो लोकसभा है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहली बात तो लोकसभा जो है, इसकी जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? क्या? प्रथम बैठक जान लीजिए कब हुई थी, उसी हिसाब से करेंगे ना। तो प्रथम बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुई थी, है ना। लेकिन जो लोकसभा का जो पहली बैठक के बाद जो अध्यक्ष चुना गया था, तो अध्यक्ष कब चुना गया? तो ये चुना गया था 15 मई 1952 को। और अध्यक्ष चुने कौन गए? तो जीवी मावलंकर चुने गए। ठीक है, जीवी मावलंकर जो इसके अध्यक्ष चुने गए। अब लोकसभा जो कभी कभी प्रश्न आता है कि जो सचिवालय होता है, क्या? सचिवालय में जो है लोकसभा का जो सचिवालय होता है, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो उसका नियंत्रण, लोकसभा सचिवालय का जो नियंत्रण है वो अध्यक्ष के पास होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास होता है। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? बताओ भैया। प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति 30 है, जिसमें लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य रहते हैं। लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 22 होते हैं। क्या 22? 15 लोकसभा से और प्लस 7 राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद जो है सरकारी उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें भी जो है 22, इसमें आपके 22 ही होते हैं, है ना। याचिका समिति जो है या तो अस्थायी समिति, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समिति अगर कोई है तो ये प्राक्कलन समिति होती है। क्या होती है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति यही है। लोकसभा केवल सदस्य होते हैं। इसका जो कार्यकाल, चाहे इसका चाहे दोनों का कार्यकाल जो होता है, जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का है। बात क्लियर है? अगर लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य हैं, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया, 18 नंबर। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा
क्या है भैया, मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न जाने कितनी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन क्या है, गोलकनाथ, दूसरा ऑप्शन मिनर्वा मिल्स, तीसरा ऑप्शन मेनका गांधीवाद, चौथा ऑप्शन है केशवानंद भारती। तो गोलकनाथ में आ जाते हैं। तो गोलकनाथ में क्या कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। क्या, संसद मूल अधिकारों में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, मिनर्वा मिल्स में जैसे देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि जो है संशोधन नहीं कर सकती है मूल अधिकारों में, तो इसके बाद 42वां संविधान संशोधन आता है और कहा जाता है कि बाबू संशोधन आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप जो है संविधान, हालांकि उसके बाद में केशवानंद भारती का केस आता है, इसमें 1976 में ही आता है। इसमें कहा जाता है, फिर वही बात दोहराई जाती है, मूल ढांचे सिद्धांत जाता है कि अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो फिर समस्या है। फिर उसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स का केस, कब आता है, 1980 में आता है। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आता है और उसमें कहा जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसको गलत टाइप से है, उसको हम निरस्त कर रहे हैं। मतलब है कि अगर कोई भी विधि बनेगी मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली होगी तो उस विधि को शून्य करार घोषित किया जाएगा। बात क्लियर है? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मेनका गांधी का वाद अनुच्छेद 21 में था, अनुच्छेद 21 की बता, जब ये पिछला भी हम लोग पढ़े हैं। मतलब ये कि विदेश गमन का अधिकार, विदेश गमन का अधिकार, इनका पास जब ये जा रहे थे विदेश तो इनका अधिकार, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो सरकार ने बाद में पूछा, सरकार से पूछा कोर्ट ने, क्यों आपने ऐसा किया? उन्होंने कहा हमारे पास अधिकार है। उन्होंने कहा आज के बाद अधिकार आपका खत्म है, क्योंकि कहीं पे भी जाने का आने का जो अधिकार है ये हर व्यक्ति के पास है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो ये अधिकार आपके पास सुरक्षित नहीं रह सकता। तो इसमें जो अगर मूल ढांचे का सिद्धांत कहीं पर दिया गया था तो केशवानंद भारती के वाद में दिया गया था। केशवानंद भारती, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें हालांकि केशवानंद भारती जो है केस हार गए थे, 13 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुना था, केस हार गए थे ये, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी जीत हुई थी। ठीक है, चलिए 19 नंबर पे आते हैं भैया। 19 किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान है भारतीय संविधान में? बताओ भैया कहाँ पे है? अनुच्छेद 170 दो बार हो गया है। चलिए 170 यहाँ भी, 170 यहाँ भी है, जो एक ही होगा। तो भैया 170 की बात कर लें पहले। तो इसमें क्या है, राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। हालांकि इसमें अपवाद है, बहुत राज्य हैं इसमें 40 वो हैं। फिर अनुच्छेद 168 में क्या है? 168 में है राज्य विधानमंडल का गठन, राज्य विधानमंडल का गठन, ये अनुच्छेद 168 में है। 169 में क्या है? विधान परिषद की स्थापना, विधान परिषद की स्थापना। बात क्लियर है? तो अब इसमें सारी चीजें पता ही है आपको। अनुच्छेद 169 जो इसमें सही है। अगला प्रश्न लेते हैं भैया, दल बदल कानून। ये अच्छा प्रश्न है और ये 3 बार आ चुका, बीपीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी मिला करके। ठीक है, क्या पूछा गया भैया? दल बदल निरोध अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि है? तो सबसे पहले जान लीजिए 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1985 में हुआ था। बात क्लियर है ना? 1985 में था। अब ये पूछा गया पारित कब हुआ था? पारित पूछ रहा ना ये, पारित। तो भैया ये हुआ था 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। अब इसमें पूछा था लागू कब हुआ? क्या लागू कब हुआ? तो 1 मार्च 1985 को लागू हुआ और लागू होने के साथ कहाँ शामिल हो गया? 10वीं अनुसूची में शामिल हो गया, 10वीं अनुसूची में शामिल हो गया। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, पारित की तिथि ना, तो पारित 15 फरवरी 1985 कहीं दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी 1985 आपका यही सही है। इतनी देर तक आप सभी बने रहे। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जो आपके अपने हित मित्र हैं उनको बताएं कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।